उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज भूटान नरेश प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। साफ तौर पे भूटान से बेहतर संबंध होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भूटान ने ऑनर का खिताब दिया, उसके बाद से भूटान के आपसी संबंध बेहद बेहतर हो गए हैं। और ऐसे में आज कल देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उन्होंने रात्रि भोज किया और आज सुबह तत्काल प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। साफ तौर पे आप समझने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस दिव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारियां की थीं, वो कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत के तौर पे देखने को मिल रही हैं। देश विदेश से लोग लगातार महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। शाही स्नान तक तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस पूरे आंकड़े में फिट बैठते दिखाई दिए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो विज़न था कि तकरीबन 10 करोड़ लोग इस पूरे शाही स्नान में स्नान करेंगे और कुंभ का आनंद लेंगे, और ऐसे में तकरीबन 9.5 करोड़ लोग का ये आंकड़ा छू भी चुका है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लगातार इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो पहली भगदड़ के बाद जो घटना हुई, वैसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए। इसको देखते हुए वॉर रूम से लगातार उन्होंने निगरानी रखी। और यही नहीं, वीआईपी कल्चर को ख़त्म होने के लिए भी अपने पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया। कल जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचेंगे, उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज में भूटान नरेश के साथ रहे और समीक्षा बैठक भी करी कि प्रधानमंत्री के आने की क्या व्यवस्थाएं हैं। ये भी मुकम्मल किया गया कि किसी भी तरीके से वीवीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से आम जनता को उसका खामियाजा न भुगतना पड़े। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो दिव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारियां जिन उद्देश्यों के साथ की, वो उद्देश्य पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भगदड़ के बाद जो हालात बने, उन अफवाहों पर पुलिस की ओर से मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन इस दिव्य अलौकिक महाकुंभ की तैयारियों से लेकर के भूटान नरेश एवं देश के प्रधानमंत्री के आने और आस्था की डुबकी लगाने को लेकर के सभी तैयारियों की समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े लाखों वोटों पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बड़ी याचिका दायर की गई है। सवाल उठ रहा है कि शाम 6 बजे के बाद अचानक 76 लाख वोट कैसे पड़े। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये याचिका वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने दायर की है। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर ने हाई कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जो भारी जीत हुई है, कुल 288 सीटों में से महायुति ने 200 सीट पर ज्यादा जीत हासिल की है। इस पर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आया है। बम्पर वोटिंग हुआ है। शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट गिरे हैं। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया है कि पिछले चुनाव में शाम 6 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत कम था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आंकड़े अचानक बढ़ गए। उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग ने आदर्श नियमों का पालन किया है। प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट से मांग की है कि 6 बजे के बाद पड़े वोटों की वीडियोग्राफी सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा जाए। हाई कोर्ट की बेंच ने इस पर खासतौर से गंभीरता से विचार करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और 2 हफ्ते में जवाब के आदेश दिए है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर सफाई देगा। क्या शाम 6 बजे के बाद की वोटिंग में किस तरह की गड़बड़ी हुई है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है। अगले 2 हफ्तों में इस पर बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रक्रिया पर संदेह है। फिर इस पर खासतौर से राजनीतिक एक चर्चा और बढ़ चुकी है। खासतौर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही विपक्ष ने आवाज बुलंद की थी। अब प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट में एक चुनौती दे दी है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या अपना जवाब देता है। तेज और बेबाक खबरों के लिए सिटी रिपोर्टर को देखते रहिए। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK24/7 न्यूज, मुंबई।
कल उपचुनाव है मिल्कीपुर का, 5 तारीख है, मतदान का दिन है और समाजवादी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा इल्ज़ामात उपचुनाव में चुनाव आयोग पर, ज़िला प्रशासन पर, शासन पर लगाया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर बेवजह मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एजेंट ना बनिए बूथों पर, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। तमाम ज़िला अधिकारी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ख़ासतौर पर डीपीआरओ पे इल्ज़ाम लगा अयोध्या के और ख़ास तौर पे वहाँ पुलिस महकमे के जितने भी आला अधिकारी हैं उन पे इल्ज़ामात समाजवादी पार्टी के नेता, ख़ासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, उदयवीर सिंह, राजेंद्र चौधरी ने लगाया है और ये कहा है कि कल 5 तारीख को अगर पारदर्शिता के एतबार से चुनाव नहीं होता है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। वहाँ दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए दिल्ली में कहा कि वाकईन अगर पारदर्शिता के एतबार से चुनाव नहीं होगा तो कल लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी पे भी इल्ज़ाम लगाया है कि पीठासीन अधिकारी एजेंटों को हमारे बाहर कर देते हैं, ख़ासतौर पे जब मतगणना होती है और मतदान के दिन जिसमें बीजेपी का जो एजेंट होता है वो फर्जी वोट डलवा देता है। तो कहीं ना कहीं पीठासीन अधिकारी जो बनाए गए हैं उन पे भी इल्ज़ामात हैं, उन पे भी संदेह करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस तमाम महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ासतौर पर शिक्षा विभाग से ताल्लुक़ रखने वाले जो पीठासीन अधिकारी हैं, बीएलओ हैं, तमाम लोगों पर खूब इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाया है और ये भी कहा है कि अभी उपचुनाव ख़ास तौर पे जो हुआ है वहाँ पर कुंदरकी में जो चुनाव हुआ वहाँ गन पॉइंट पे महिलाओं को रोका गया और ख़ास तौर पे एक धर्म विशेष की महिलाओं को और एक जाति विशेष की महिलाओं को रोका गया जो हमारा मूल रूप से वोटर है, उनको रोका जाता है, उनको नहीं जाने दिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता है। उन महिलाओं को बंदूक की नोक पे डरा कर मिल्कीपुर में रोकने का प्रयास कर रही है पुलिस और कल भी करेगी उन इलाकों में जहाँ पे हमारा वोट बैंक है। तो इस तरह के इल्ज़ामात लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये चुनाव नहीं है, ये गन पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी चुनाव लड़वा रहे हैं। उपचुनाव अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो वाकईन ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा में पिछले लंबे समय से फरीदाबाद और अन्य करीब 11 जिलों में नगर निगम चुनावों को लेकर एक अपडेट आई है, जिसमें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के अधिकारियों की ओर से ये तय कर दिया गया है कि 2 मार्च को नगर निगम चुनाव जो है फरीदाबाद समेत अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर चुनाव होने हैं और इसकी जो तैयारी पिछले दिनों से जो लगातार कुछ नेता कर रहे थे, अब उनके लिए जो है तैयारी करना 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करना होगा। ऐसे में फरीदाबाद की अगर बात करूं तो करीब 7 साल से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी नगर निगम चुनाव जो है अधर में लटके हुए थे और बार जो है समाज सेवियों और लोगों की ओर से मांग की जा रही थी कि नगर निगम चुनाव यदि समय पर हो जाते हैं तो लोगों के काम जो रुके हुए थे वो जल्द पूरे हो सकते हैं। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा था और फरवरी के समय जो है उनको चुनाव कराने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब हरियाणा के चुनाव होने के बाद अब दिल्ली के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे में अब हरियाणा के करीब 11 नगर निगम के चुनाव और 22 नगर परिषद के चुनाव होने हैं। तो वहीं अम्बाला में जो है एक उपचुनाव होना है, तो इसी की तैयारी को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की अब जो है बैठकें हुई। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ली और कई ऐसे विषयों पर चर्चाएं की हैं। हालांकि अब 2 मार्च को नगर निगम चुनाव होने और उससे पहले 11 फरवरी तक सभी को अपने अपने नामांकन जो है पत्र दाखिल करने की बात कही गई है। हालांकि सरकार की ओर से लंबा समय जो है नगर निगम चुनावों को लेकर अधर में अटकाया हुआ था, लेकिन अब मौजूदा सरकार की देखरेख में नगर निगम चुनावों का ऐलान आज जो है किया गया है, जिसमें आज से ही हरियाणा के अलग अलग जो ज़िले हैं जिनमें चुनाव होने हैं उनमें आचार संहिता लागू कर दी गई है। तो वहीं जो है 17 तारीख तक जो नामांकन की प्रक्रिया चलेगी उसमें अपना नामांकन वापस लेने का समय रखा गया है। अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं जिनमें नगर निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन लंबा समय होने के बावजूद अब लोग जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में नजर आते हुए देखे जाएंगे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेके 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के घोषणा पत्र जो है जारी कर दिया है। जब घोषणा पत्र जारी किया उस वक्त
घोषणा पत्र समिति के जो है संयोजक अमर अग्रवाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव साय सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र का नाम जो है अटल का विश्वास दिया है और 20 बिंदु पर जो है जनता से बड़े-बड़े वादे किए हैं। आपको बता दें कि इन वादों पे सबसे पहले महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड देने की बात कही है। यूपीएससी जो है क्लियर कर लेता है उनको जो है 1 लाख देने की बात कही है। इसके साथ ही फ्री वाईफाई देने की बात भी कही है। महिला के नाम पे प्रॉपर्टी या टैक्स खरीदने पर जो 25% की छूट देने की बात कही है। ऐसे कई बड़े वादे जो है बीजेपी ने जो है किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और आप डबल इंजन की सरकार है, हमने हर वादा पूरा किया है और करते आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में जो वादा किए हैं वो जनता से पूरा जो है 100% पूरा करेंगे। वहीं विपक्ष ने इस चुनाव जो अभी जो आया है उसको लेकर के जो है निशाना साधा है। दीपक बैज का कहना है इस घोषणा पत्र को वह झूठों का पुलिंदा बताया है। उन्होंने कहा जब अटल जी जब जिंदा थे तो बीजेपी उन्हें याद नहीं करती थी, उन्हें उनकी इज्जत नहीं करती थी और आज उसके नाम पर जो है ठगी कर रही है। ये और कुछ नहीं, जनता को गुमराह कर रही है। इस तरह की बात उन्होंने कहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है घोषणा पत्र को लेकर के सियासत जारी है। अब देखना ये होगा कि इस घोषणा पत्र के सहारे बीजेपी को नगरीय निकाय चुनाव में कितनी बड़ी जीत मिलती है, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, जगह 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। सिटी रिपोर्टर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जुड़ी अब एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के अंदर कालकाजी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा हॉट विधानसभा मानी जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस विधानसभा से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी वो यहाँ से विधायक थी। हालांकि इस बार यहाँ मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी पूर्व में दिल्ली में सांसद रहे हैं। हालांकि इस बार उनका टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा गया था, लेकिन पार्टी ने इस बार आतिशी सिंह के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस से अलका लांबा को यहाँ पर टिकट मिला है। कांग्रेस ने भी यहाँ पर जमकर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये सीट बेहद दिलचस्प है और मुकाबला त्रिकोणीय लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इस सीट पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जहां कल सुबह वोटिंग होनी है, वहीं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर जमकर निशाना साधा। आतिशी सिंह ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और रिश्तेदार वोटर्स को डरा धमका रहे हैं, उनको पैसे का लोभ लालच दे रहे हैं। हालांकि इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने तुरंत पलटवार किया और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री की आतिशी सिंह की हार की बौखलाहट है। जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते रहे हैं, वैसे ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में उतारा। अलका लांबा पहले विधायक रह चुकी हैं, हालांकि वो दिल्ली की चांदनी चौक सीट से विधायक थी और इस बार उनको यहाँ भेजा गया है। ऐसे में अगर अलका लांबा ज़्यादा वोट यहाँ से ले जाती हैं तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और देहरादून से मैं संचित शर्मा आपके सामने एक बड़ी खबर को लेकर के हूँ। और इस बार मौसम विभाग और वन विभाग एक बड़ा एमओयू करने जा रहे हैं। उस एमओयू में इस बार कुछ खासा बदलाव देखने को मिलेंगे और पहली बार इस तरीके का एक नया प्रयोग कहें या कहीं कि एक नई तरीके की तकनीक के माध्यम से या कहीं कि तकनीकी माध्यम से जंगलों को बचाने का काम किया जाएगा। आज तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान बताया है बरसात को लेकर के, अतिवृष्टि को लेकर के, ओलावृष्टि को लेकर के।
इन सभी चीज़ों को लेकर के मौसम विभाग ने समय समय पर जिम्मेदार विभागों को चेतावनी दी और बताया कि आने वाले समय में इन जिलों में इस तरीके का मौसम हो सकता है, मौसम बिगड़ेगा, भारी बरसात हो सकती है, आंधी तूफान होगा, बर्फबारी हो सकती है। तो जब वो जानकारी देते हैं तो जिम्मेदार जो विभाग और एजेंसियां होती हैं वो इन सब में अलर्ट हो जाती हैं। और पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, तो जब मौसम बदलता है तो तमाम तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती है। उससे निपटने के लिए जब मौसम विभाग पहले जानकारी देता है तो उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इस बार वन विभाग और मौसम विभाग दोनों एक MOU साइन करेंगे, जिसमें जंगलों में जो आगजनी होती है, जंगलों में जो आग लग जाती है, उनको अब रोका जा सकेगा। जी हाँ, मौसम विभाग अब ये जानकारी भी देगा कि किन किन जंगलों में आग लगने की संभावनाएं हैं, किन जंगलों में सूखा पड़ा है और किन किन जंगलों की ऐसी स्थिति है कि गर्मी के मौसम में आग वहाँ पर लग सकती है। जंगलों को बचाया जाएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के वन विभाग भी अपनी जो गाड़ियाँ हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जाती है या कहीं की जो आग बुझाने के लिए गाड़ियाँ जाती है, उन सभी गाड़ियों में GPS लगाएगा और ट्रैक करेगा और सारे उच्च अधिकारियों के पास उसकी लोकेशन होगी कि कौन सी गाड़ी किस वक्त कहाँ पर है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली गई है और अभी कुछ दिन बाद ही मौसम विभाग इस चीज़ की भी जानकारी देने लगेगा कि किन किन जंगलों में आग लगने की संभावना है। इसके लिए एक स्पेशल बुलेटिन जारी करेगा और उससे आम जनता को और साथ ही साथ जितने जिम्मेदार विभाग हैं उनके पास जानकारी रहेगी कि कौन सा जंगल संवेदनशील है आग के मामले में, जहां आग लग सकती है, और पहले ही वहाँ पर जो एहतियातन बरतने चाहिए वो बरते जाएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ जग 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। 5 फरवरी वो तारीख है जब राजधानी दिल्ली में मतदान शुरू होगा, यानी कल जो है वो राजधानी दिल्ली में मतदान होने जा रहा है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने ज़ोरों शोरों से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपना प्रचार प्रसार भी किया। हालांकि अब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है और अब सभी राजनीतिक पार्टियों को और दिल्ली के लोगों को बस इंतज़ार है कि जो कल सुबह आखिर कब होगी और दिल्ली के जो लोग हैं वो अपने मत का उपयोग करेंगे और दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से खासा इंतजाम किए गए हैं। समय समय पर लोगों के पास फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो है लोगों के पास मैसेज भी पहुंच रहा है कि 5 फरवरी को अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मत का उपयोग ज़रूर कीजिए। और न केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बल्कि अब दिल्ली में जो RWA हैं और साथ ही जो मार्केट एसोसिएशन है वो भी बढ़ चढ़कर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग आने वाली 5 फरवरी को कल अपने मत का उपयोग करें। और इसके लिए सदर बाज़ार या फिर हम सरोजनी नगर मार्केट की बात करें, दिल्ली में अन्य बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर एक विशेष छूट का ऐलान इन बाज़ारों ने किया है। और इन बाज़ारों में ये कहा गया है, इनके अध्यक्षों ने ये कहा है, जानकारी दी है कि जो भी दिल्ली में अपने परिवार के साथ वोट डालने 5 फरवरी को जाएगा और 6 फरवरी को मार्केट में आता है उनकी और अपना वोट जो उन्होंने डाला है उसका निशान दिखाता है, उंगली पर स्याही दिखाता है, तो उन लोगों को 10% से लेकर 40% तक का जो छूट है वो विशेष छूट दिल्ली के व्यापारी देने जा रहे हैं। और इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दिल्ली में चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। तकरीबन 13,760 से ज़्यादा जो बूथ हैं वो राजधानी दिल्ली में बनाए गए हैं और दिल्ली में तकरीबन 699 उम्मीदवार अपने किस्मत आजमा रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और कल इन 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला दिल्ली के 1,56,00,000 से ज़्यादा मतदाता करने जा रहे हैं। और हमारा चैनल भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप लोग अगर राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो 5 फरवरी को अपने घर से बाहर ज़रूर निकलिए और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान ज़रूर दीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में बीते 28 जनवरी से 38वें
राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 3700 से अधिक जो पदक है उनके लिए यहाँ पे कठोर प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। तमाम राज्यों के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभाओं का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार दोनों इस खेल के आयोजन को लेकर के बेहद सतर्कता बरत रहे हैं। खेल में भाग लेने के लिए अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों को कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस खेल आयोजन की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आज दिल्ली के अपने लंबे दौरे के बाद सीधे रायपुर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुँचे और वहाँ पे देश भर से आए खिलाड़ियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनको खाना भी परोसा और खुद उनके साथ बैठ करके खाना खाया भी। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर है। उत्तराखंड सरकार इसको पूरी तरह से भुनाने में विश्वास करती है और उसी दिशा में उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आए हैं, ये उत्तराखंड की अच्छी छवि लेकर के जाएं, यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपने राज्यों में जा कर के राज्य की ब्रांडिंग करेंगे। इस बात का सरकार पूरा ध्यान रख रही है और इसीलिए स्वयं मैं यानी मुख्यमंत्री पूरे खेल आयोजन की समीक्षा खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई कमी किसी खिलाड़ी को नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लिए एक बड़ा अवसर होता है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं खेल में बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके प्रदर्शन की वजह से उत्तराखंड टॉप 11 की सूची में आ गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हो रहा है वह 28 जनवरी से शुरू हुआ है और 14 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राज्य के 5 जिलों में अलग अलग स्थानों पे इन खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आयोजन का उत्तराखंड को कितना लाभ मिलता है, भविष्य में चल के यहाँ के पर्यटन को कितनी रफ्तार मिलती है, खेल सुविधाओं का कितना विकास होता है। लेकिन इस आयोजन के होने से न केवल देहरादून शहर की रंगत बदल गई है, बल्कि उत्तराखंड की ब्रांडिंग पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में इस खेल की चर्चा भी है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।